हेलो बच्चों, नमस्कार। रैपिड रिवीजन सीरीज नीट यूजी 2025 के लिए एक बार फिर मैं आपसे जुड़ रहा हूं विद्यापीठ सीकर से। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। जी हाँ, इकोलॉजी का पहला पोर्शन हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है 3 चैप्टर्स हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इसके बाद इकोसिस्टम एंड देन बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। 8 to 10 क्वेश्चंस इकोलॉजी में आते हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हुए उनके जो डायग्राम्स हैं, पिक्चर्स हैं, मॉडल्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, उन सबको इन्वॉल्व करते हुए परफेक्टली डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक का जो इंट्रोडक्शन आपके सिलेबस में दे रखा है, इकोलॉजी क्या है। आप जानते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी की जाती है इन रेफरेंस ऑफ इट्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट, तो कोई भी एक ये ऑर्गेनिज्म है बच्चों, इस ऑर्गेनिज्म का अपना एक सराउंडिंग है। ये जो ऑर्गेनिज्म का सराउंडिंग है, इस सराउंडिंग में आप ये जानते हैं एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स हैं। एबायोटिक फैक्टर्स एंड आप कहेंगे बायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक कंपोनेंट्स। ये बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स मिलकर इस लिविंग ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट डिटरमाइन करते हैं। मैं जो टर्म बोल रहा हूं ध्यान रखें आप, इन्होंने डिटरमाइन किया इसका हैबिटेट। अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी हैबिटेट में जहां ये सरवाइव कर रही है, अपने एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स के साथ कोप अप करती है, एडजस्ट करती है और अपना सर्वाइवल मेंटेन करती है। तो इसकी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सराउंडिंग है, उस सराउंडिंग में इसका डेवलपमेंटल प्रोसेस, इसका सर्वाइवल प्रोसेस, ईच एंड एवरीथिंग इज कंसर्न्ड विद इकोलॉजी। सो इकोलॉजी बेसिकली क्या है, आप ये कहेंगे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में स्टडी करना इकोलॉजी है। ठीक है, इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन रेफरेंस ऑफ इट्स सराउंडिंग। अब यहां एनसीईआरटी जो शुरू करती है, एनसीईआरटी ने लिखा है और लिविंग वर्ल्ड इज फैसिनेटिंगली डाइवर्स एंड अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स। डाइवर्सिटी की जहां तक बात करें, 1.7 to 1.8 मिलियंस ऑफ स्पीसीज जो हैं वो बच्चों एग्जिस्ट कर रही हैं। एंड अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स, अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात हम करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेकर आप जानते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तक एग्जिस्टेंस है। मतलब मैं बेसिकली कह सकता हूं किंगडम मोनेरा से लेकर बच्चों किंगडम एनिमेलिया तक आपको कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई देगी। किंगडम एनिमेलिया मोस्ट कॉम्प्लेक्स किंगडम को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है, वो लिविंग वर्ल्ड अपने आप में फैसिनेटिंगली डाइवर्स भी है और अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स भी है। अब इस कॉम्प्लेक्सिटी को जब हम स्टडी करना चाहते हैं तो कैसे कॉम्प्लेक्सिटी स्टडी की जा सकती है। आप ये कहेंगे कॉम्प्लेक्सिटी शुरू हो जाती है किसी एक सेल में मैक्रोमोलिक्यूल्स और बायोमोलिक्यूल से, जैसे ये प्रोटीन्स होंगे, ये कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, इसके अलावा बच्चों आप ये कहेंगे ये जो है वो लिपिड सब्सटेंसेज होंगे। बायोमोलिक्यूल के फॉर्म में सेल में डीएनए भी प्रेजेंट होता है। तो मैक्रोमोलिक्यूल लेवल से ही कॉम्प्लेक्सिटी शुरू हो जाती है। आप देखेंगे सेल अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो यहां से ही लिविंग एग्जिस्टेंस आ जाएगा, लेकिन अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है तो ऑब्वियस है सेल के बाद टिश्यू, उसके बाद ऑर्गन, ऑर्गेनिज्म और उसके बाद पॉपुलेशन, देन कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोम, या फिर बायोम के साथ आप मेंशन कर सकते हैं बायोस्फीयर। ये एग्जैक्टली कॉम्प्लेक्सिटी लेवल्स को इंडिकेट कर रहा है। इस हायरार्की में आप ये देख रहे हैं कि हर बार कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल बढ़ता जा रहा है। किसी भी एक पर्टिकुलर लेवल को अगर हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो प्रीवियस लेवल के इंटरेक्शंस हमें देखने होते हैं। जैसे यहां आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर मुझे पॉपुलेशन देखना है तो किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स का ग्रुप है उसको मुझे स्टडी करना होगा। सबसे जरूरी बात, इस हायरार्की में इकोलॉजी का एग्जिस्टेंस कहां से आता है, इकोलॉजी कहां एग्जिस्टेंस में आती है। तो बच्चों मैं क्लियरली कह सकता हूं इकोलॉजी के लिए फंडामेंटल बेसिस है ऑर्गेनिज्म। इकोलॉजी यहां से शुरू होती है। द फंडामेंटल बेसिस फॉर इकोलॉजिकल स्टडीज इनिशिएट विद द ऑर्गेनिज्म, बिकॉज अभी आपने क्लियर किया था किसी भी ऑर्गेनिज्म की उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट के रेस्पेक्ट में जो स्टडी है वो ही स्टडी इकोलॉजिकल स्टडीज कही जाती हैं। सो इकोलॉजी इज ए सब्जेक्ट दैट स्टडीज दैट इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल और एबायोटिक एनवायरनमेंट। तो ये एक तरीके से इकोलॉजी रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करती है। अब इसके बेसिस पे बच्चों मैं कंक्लूड कर सकता हूं, ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप जो है, इस रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को इंडिकेट करती है। कौन से रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को इंडिकेट करेगी? द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप इन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। मैं ऑर्गेनिज्म, मेरे सराउंडिंग का एनवायरनमेंट, तो हमारा जो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, हमारे जो आपसे संबंध हैं, उन आपसी संबंधों के, उन
रिलेशनशिप के स्टडी का जो साइंस है दैट विल कॉल एज द इकोलॉजी। क्लियर? अब स्टूडेंट्स इसके इंट्रोडक्शन में आगे बढ़ते हैं। आपने कहा ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ये जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की है, इसके इस लेवल पर जाकर इकोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है। लेकिन क्या इकोलॉजी सारे लेवल्स जो है वो ही होल्ड करती है? नहीं। आप ये कह रहे हैं इकोलॉजी इनिशिएट कहाँ से हुई? ऑर्गेनिज्म से। सो इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए सो 4 लेवल्स वहाँ एग्जिस्टेंस में होंगे। जैसे आप ये कहें ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है जो यहाँ सबसे पहले एग्जिस्टेंस में हम दिखा रहे हैं, इस ऑर्गेनिज्म का अपना सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, और इसी तरीके के मतलब सिमिलर स्पीसीज, सेम स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स हैं, ये सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल्स यहाँ अगर सरवाइव करेंगे तो यहाँ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो सरवाइव करेंगे वो इंडिविजुअल्स बच्चों यहाँ बना देंगे पॉपुलेशन। तो ऑर्गेनिज्म के बाद अगला जो लेवल आएगा वो पॉपुलेशन कहा जाएगा। यहीं से एक बात क्लियर कर लीजिए, नेचुरली किसी भी एक पॉपुलेशन का सरवाइव करना आइसोलेटेड मैनर में, सिर्फ एक पॉपुलेशन किसी एक जियोग्राफिकल एरिया में हो, ये अपने आप में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज पॉपुलेशन ऑलवेज सर्वाइव इन द फॉर्म ऑफ बायोटिक कम्युनिटी। बायोटिक कम्युनिटी के फॉर्म में ही पॉपुलेशन सरवाइव करती है। तो बायोटिक कम्युनिटी क्या है? आप जानते हैं ये कम्युनिटीज और बायोटिक कम्युनिटी इंडिकेट करती है डिफरेंट स्पीसीज इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज जो हैं, ये वो स्पीसीज हैं जो क्या कर रही हैं? इंटरेक्ट कर रही हैं, इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। तो इसको आप ये कहेंगे ये बायोटिक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। और जैसे ही बायोटिक कम्युनिटी एग्जिस्टेंस में आती है, बायोटिक कम्युनिटी के एग्जिस्टेंस में आने का मतलब बच्चों इकोसिस्टम एग्जिस्टेंस में आ जाता है। तो जहां कम्युनिटीज एग्जिस्टेंस में आई वहीं मैं कह सकता हूं क्या एग्जिस्टेंस में आ गया? इकोसिस्टम बच्चों एग्जिस्टेंस में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में बायोम्स की हम बात करते हैं, या फिर ओवरऑल रेफरेंस अगर आप लें तो आप बायोस्फीयर भी कह सकते हैं। क्लियर? इसी को मैं एक प्रेजेंटेशन के थ्रू अगर इंडिकेट करूं, फिर सीधा हम पॉपुलेशन पे चलेंगे। तो देखिए, नेचर में आप ये कह सकते हैं सबसे पहले प्लांट्स जो बेसिकली प्रोड्यूसर्स के फॉर्म में प्रेजेंट हैं। प्लांट्स जो हैं, दीज प्लांट्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोड्यूसर्स। तो ये जो प्लांट्स हैं बच्चों, ये सोलर रेडिएशंस को ट्रैप करते हैं। सोलर रेडिएशंस जो है उनको ये ट्रैप करते हैं, और आप ये जानते हैं ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हैं। ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, ऑटोट्रॉप्स हैं। अब ये फूड मटेरियल सिंथेसाइज करते हैं, और आप ये कहेंगे इन पर डिपेंड करते हैं एनिमल्स। ठीक है, दीज एनिमल्स आर बेसिकली द कंज्यूमर्स। ये एनिमल्स जो हैं वो बच्चों कंज्यूमर्स हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर प्लांट्स ने सिंथेसाइज किया, एनिमल्स को ट्रांसफर किया। एक टाइम पीरियड जो है उसके बाद हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना एक डेफिनेट लाइफ स्पान होता है। तो आप ये कह सकते हैं ये डेड हो जाएंगे, और यहाँ अवेलेबिलिटी होगी डेड ऑर्गेनिक मैटर की। किसकी अवेलेबिलिटी आई? डेड ऑर्गेनिक मैटर की। ये डेड ऑर्गेनिक मैटर की जो अवेलेबिलिटी आई है, ये बच्चों किससे आई? प्लांट्स और एनिमल्स के डेड होने से डेड ऑर्गेनिक मैटर की अवेलेबिलिटी आई। क्लियर? तो इस तरीके से मैंने नेचर के तीनों जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो मेंशन कर दिए हैं। प्लांट्स प्रोड्यूसर्स हैं, एनिमल्स कंज्यूमर्स हैं, और डेड ऑर्गेनिक मैटर की अवेलेबिलिटी पर डीकम्पोजर्स अपनी एक्टिविटी करते हैं। और ये जो डीकम्पोजर्स हैं ये हैं, आप जानते हैं, माइक्रोब्स, स्पेसिफिकली बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक, अब जब देखिए यहां से यहां ऑर्गेनिक मैटर ट्रांसफर हो रहा है, दिस इज नॉट ओनली द ट्रांसफर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, दिस इज ऑल्सो द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। दिस इज ऑल्सो द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये प्लांट से एनिमल्स को ऑर्गेनिक मैटर ट्रांसफर हुआ, ये दोनों डेड हुए तो माइक्रोब्स को जो है वो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। अब अल्टीमेटली ये माइक्रोब्स जो हैं वो मिनरल्स को या फिर मिनरल न्यूट्रिएंट्स को क्या करवा देते हैं? इन मिनरल्स को रिलीज करवा देते हैं। ये मिनरल्स जो सॉइल की हॉरिजन लेयर से नीचे की तरफ चले जाएंगे, सॉइल हॉरिजन लेयर से नीचे की तरफ चले जाएंगे लीचिंग प्रोसेस के थ्रू। बच्चों इस लीचिंग प्रोसेस के थ्रू जो बाहर चले गए वो चले गए रिजर्वॉयर में, लेकिन मोस्ट ऑफ मिनरल्स जो सॉइल सरफेस पर प्रेजेंट थे, दीज मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। ये आप कहेंगे ये जो मिनरल्स हैं ये क्या किया गया इनका? एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स।
ये प्लांट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए गए। जब प्लांट्स इनको एब्जॉर्ब करते हैं तो वो भी यहां से एनर्जी गेन कर रहे हैं, बट दिस इज द मोड ऑफ इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ द एनर्जी। तो इसका मतलब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो आप कनेक्ट करिए, ये इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। ये जो बायोमास का ट्रांसफर हो रहा था, दिस बायोमास ट्रांसफर इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन ऑर्गेनिक फॉर्म। ठीक है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। अच्छा, जब मैं इस पूरे सिस्टम को देखता हूं या इस सिस्टम को एक ओवरऑल ऑब्जर्वेशन के साथ देखता हूं तो मुझे ये बहुत साफ दिखाई देता है कि ये जो सिस्टम चल रहा है इसमें बायोटिक कंपोनेंट्स के साथ साथ ये बायोटिक फैक्टर्स भी इंक्लूड हो रहे हैं। जैसे देखो बच्चों, ये इंक्लूड हुआ लाइट। जब लाइट यहाँ इंक्लूड हुआ तो हम जानते हैं इसके लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो सन है, सोलर रेडिएशंस यहाँ से आ रहे हैं। अब ये जो ऑर्गेनिज्म हैं इनमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो रही है, तो उसके लिए आप जानते हैं टेम्परेचर इंक्लूड है। वाटर के बिना आपको पता है सर्वाइवल नहीं हो सकता, वाटर एसेंशियलिटी है लाइफ के लिए, बिकॉज सेल्स का मेन प्रोटोप्लाज्मिक कंपोनेंट वाटर है। और इसके अलावा जितनी सारी हाइड्रोलाइटिक एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती हैं उन सब के लिए वाटर मीडियम की तरह काम करता है। इसके अलावा आपने अभी यहाँ इंक्लूड किया, देखो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भी प्रेजेंट हैं या मिनरल न्यूट्रिएंट्स। तो अल्टीमेटली बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो एक इकोसिस्टम को एग्जिस्टेंस में लाता है, और किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का जो सर्वाइवल है वो अकेले नहीं हो सकता। ऑर्गेनिज्म चाहे सिमिलर टाइप की हो, मतलब ग्रुप सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन हो, कम्युनिटी हो, सब एक फंक्शनल वे में नेचर में जो है वो काम करते हैं। ठीक है, अब हम सीधे आ जाते हैं इस चैप्टर के मेन टॉपिक पे जो है पॉपुलेशन और पॉपुलेशन इंटरेक्शन। पॉपुलेशन हम किसको कहेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, यहां आप कहेंगे कोई एक डेफिनेट जियोग्राफिकल एरिया है, सो दिस इज द वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया, दिस इज द वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया। और इस वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया में सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं। मान लीजिए मैं ये कह रहा हूं ए स्पीसीज के इंडिविजुअल्स जो हैं वो यहाँ प्रेजेंट हैं, तो ये ए स्पीसीज के इंडिविजुअल्स हैं बच्चों, ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे? ये ए पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन ध्यान में रखने की बात ये भी है, नेचर में किसी भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन का या एक ही पॉपुलेशन का आइसोलेटेड सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। वहां कोई ना कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट होगा जिस पर वो फीड करें। तो वैसे सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं अपन। ये कह रहा है ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग इन वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया वो शेयर और कॉम्पीट फॉर द सिमिलर रिसोर्सेज पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग। ये एनसीईआरटी के स्टेटमेंट हैं। तो किसी भी एक पॉपुलेशन के जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं, अगर मैं उन कैरेक्टर्स को या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को मेंशन करूं, 3 to 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स वहां हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूंगा ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स। ये सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स का बच्चों ग्रुप है जिसको आप कहते हैं पॉपुलेशन। इसके बाद सेकेंडली मैं कहूंगा कि ये सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स का ग्रुप अगर है, सो ऑलवेज दे शेयर ए कॉमन जीन पूल। वो एक कॉमन जीन पूल को शेयर करते हैं, शेयर ए कॉमन जीन पूल, एक कॉमन जीन पूल को शेयर करते हैं एक स्पीसीज की जितनी ऑर्गेनिज्म होती है वो। ठीक है, जैसे ह्यूमन जो है वो एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, तो ह्यूमन पॉपुलेशन का जीन पूल ओवरऑल क्या होगा? कॉमन। उसके बाद आप ये कह सकते हैं दे कॉम्पीट और शेयर रिसोर्सेज। तो वो जो रिसोर्सेज वहां प्रेजेंट हैं उनके लिए वो क्या करेंगे? या तो कॉम्पीट करेंगे या फिर आप कहेंगे शेयर करेंगे। किसको? रिसोर्सेज को। दे कॉम्पीट और शेयर द रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज को जो है वो शेयर करते हैं। इसके बाद इसके आगे अगर हम डिस्कस करें, दे पोटेंशियली इंटरब्रीड। इसका मतलब मैटिंग बिहेवियर उनका होगा स्टूडेंट्स, मैटिंग बिहेवियर, उनके सेक्सुअल बिहेवियर होंगे। सेक्सुअल बिहेवियर सेम काइंड ऑफ इंडिविजुअल के साथ ही होंगे। जैसे ए जो है वो ए के साथ सेक्सुअल बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है, अगर ए के साथ इंटरेक्ट हो रहा है तभी आप ये कह सकते हैं वहां फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगी। क्या मिलेंगी? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। तो इसको मैं दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि किसी भी एक स्पीसीज में या पॉपुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टर प्रेजेंट होता है जिसको आप बोलते हैं बच्चों रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन।
क्या हुआ, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन यहां प्रेजेंट होगा। इसका मतलब एक पॉपुलेशन या एक स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स हैं वो दूसरी स्पीसीज के इंडिविजुअल से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स थे। अब इसके बाद कुछ एट्रीब्यूट्स आपको दे रखे हैं एनसीईआरटी में। किसी भी एक पॉपुलेशन में क्या होगा, बर्थ रेट होगा। तो जैसे देखिए, ये हम फिर डिस्कस करते हैं। किसी एक पॉपुलेशन में आपने कहा ए पॉपुलेशन था, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो यहाँ प्रेजेंट हैं वो इस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये वेल डिफाइंड जो जियोग्राफिकल एरिया था, इस जियोग्राफिकल एरिया में सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट थे, इसको हमने पॉपुलेशन कंसिडर किया। इसका अपना एक बर्थ रेट होगा, इसका अपना एक डेथ रेट होगा, इसका अपना एक सेक्स रेशियो होगा, और ये एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो एज ग्रुप है उसको रिप्रेजेंट करेगी। इसलिए वहां अपना एक एज पिरामिड होगा। मतलब इसमें जितने इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं उनको एज ग्रुप्स के बेसिस पे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट विल कॉल एज द एज पिरामिड। अब सबसे पहले बच्चों हम बर्थ रेट की बात करें तो आप ये कह सकते हैं किसी भी पॉपुलेशन में जो बर्थ रेट होगा, ये बर्थ रेट क्या है, जो जितने एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल्स हैं उनके रेफरेंस में आप ये कह सकते हैं कितने नए जो हैं वो पैदा हो गए, उसको आप बर्थ रेट काउंट करेंगे। तो ये होगा डेल्टा एन अपॉन एन डेल्टा टी। क्लियर? जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले लूं कि मेरे पास डेल्टा एन जो था वो इनिशियल नंबर था, और इनिशियल नंबर मेरे पास था बच्चों 20। ठीक है? किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जैसे मैं आपको कहूं इन 1 ईयर, इस पॉपुलेशन में 1 ईयर का टाइम ड्यूरेशन मैंने ले लिया, जो टाइम ड्यूरेशन था उसमें आपने कहा, सॉरी, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो था वो इनिशियली 20 था। ठीक? आफ्टर 1 ईयर जो है ये आप कह सकते हैं कुछ और इंक्रीज हो गए। जैसे मान लो मैं कह देता हूं 8 मेरे पास इंक्रीज हो गए। तो टोटल नंबर अब जो है वो पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स का 28 है, 28 इंडिविजुअल्स। और ये 28 इंडिविजुअल्स जो यहाँ एग्जिस्टेंस में आए, मतलब 8 नए बढ़े, वो 1 साल में बढ़े हैं। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर मैं जाऊं तो डेल्टा एन मेरे पास है 8 अपॉन एन 20, और आपको पता है 1 ईयर में ये इंक्रीज हुआ है 8/20 इज इक्वल्स टू 0.4। तो ये हम कह सकते हैं 0.4 इंडिविजुअल्स जो हैं, 0.4 इंडिविजुअल पर कैपिटा यहां इंक्रीज आया। हमेशा ध्यान रखें ये जो इंक्रीज है वो पर कैपिटा काउंट किया जाएगा, पर इंडिविजुअल काउंट किया जाएगा, जिसको पर कैपिटा हम कंसीडर करते हैं। क्लियर? पर इंडिविजुअल और पर कैपिटा काउंट किया जाता है। ये आपके एनसीईआरटी में जो लोटस प्लांट का एक एग्जाम्पल दे रखा है उसको मैंने यहां मेंशन एक तरीके से कर दिया है। तो हर एक पॉपुलेशन का अपना एक बर्थ रेट होगा। ये देखिए बर्थ रेट हमने मेंशन कर दिया। सेकंड, आप कह सकते हैं हर एक पॉपुलेशन का बच्चों अपना एक डेथ रेट होगा। उसका डेथ रेट होने का मतलब यहां होगा डेल्टा एन अपॉन एन डेल्टा टी। सिमिलरली वही फॉर्मूला है। एक डेफिनेट टाइम पीरियड में कितने नए इंडिविजुअल्स जो है वो वहां से कम हो गए। जैसे मान लो मैं कह दूं इनिशियल नंबर मेरे पास जो है वो 40 था, इनिशियल नंबर वाज 40, और इस इनिशियल 40 में से एक वीक में या पर वीक जो है वो यहाँ डेल्टा एन जो आता है, मतलब नंबर में जो चेंज आता है या जो कम हो जाते हैं वो 4 इंडिविजुअल्स कम हो जाते हैं। ठीक है? तो इसका मतलब आपको देखना है 4 इंडिविजुअल्स पर वीक कम हुए। फ्रूट फ्लाई का एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है। तो अब आप यहां से बच्चों मेजर कर सकते हैं 0.1 फ्रूट फ्लाई पर इंडिविजुअल या पर फ्रूट फ्लाई जो है वो यहां से क्या हो गई, डेथ में चली गई। तो ये भी पर कैपिटा ऑलवेज काउंट किया जाता है। उसके बाद डेथ रेट दिया गया, बर्थ रेट दिया गया, सेक्स रेशियो। देखो हर एक पॉपुलेशन में सेक्स रेशियो जो है वो मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स जो हैं उनके नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ये वो एट्रीब्यूट्स हैं जो किसी ग्रुप के हो सकते हैं, पॉपुलेशन के हो सकते हैं, इंडिविजुअल के नहीं। जैसे इंडिविजुअल में सिर्फ बर्थ होता है या इंडिविजुअल का बर्थ होता है, इंडिविजुअल की डेथ होती है, उसका अपना एक डेफिनेट सेक्स होता है लेकिन सेक्स रेशियो नहीं होता। एज पिरामिड क्या है? ये बच्चों आप कह रहे थे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। किसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है? This is the graphical presentation of
डिफरेंट एज ग्रुप्स, किसी भी एक पॉपुलेशन के जो डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं उनका अपना एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, उसको एज पिरामिड के फॉर्म में कंसीडर किया जाता है। अब कौन से एज ग्रुप्स उसमें हो सकते हैं, तो देखिए ये एनसीईआरटी के कुछ रेफरेंसेज हैं जिसमें पर कैपिटा बर्थ रेट, पर कैपिटा डेथ रेट जो है ये सारा आपको दे रखा है, मैंने वहां मेंशन कर ही दिया था। मैं सीधे सीधे एज पिरामिड पे आपसे बात कर रहा हूं। और ये जो एज पिरामिड है ये कैसे हो सकते हैं, तो देखिए यही एज पिरामिड को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एज पिरामिड्स बच्चों किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में 3 ग्रुप्स और कैटेगरीज होंगी। क्लियर? ये 3 ग्रुप्स और कैटेगरीज जो होंगी वो कौन सी ग्रुप्स और कैटेगरीज होंगी? फर्स्ट वन आप ये कहेंगे प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, यहां होंगे प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, ये प्रेजेंट होंगे, ये एग्जिस्ट करेंगे, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो दूसरा एक ग्रुप होगा, ये रिप्रेजेंट करेगा रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, ठीक है। और उसके बाद एक जो ग्रुप होगा ये शो करेगा पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स को, जो एक तरीके से रिटायर हो गए हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो यहां से मान लो जैसे मैं ह्यूमन पॉपुलेशन के केस में इसको लूं तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूं 0 to 14 और 0 to 16 ईयर्स जो एज है, ये एज ग्रुप इसको मैं ले सकता हूं किसमें? प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स में। लेकिन 16 के बाद बर्थ शुरू इनमें हो गया तो 16 से 59 ईयर्स में ले सकता हूं, ये रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हो गए। अब उस पॉपुलेशन में 59 ईयर्स के बाद जितने सारे इंडिविजुअल्स हैं, 59 ईयर्स के बाद या 60 ईयर्स ऑनवर्ड्स जितने सारे इंडिविजुअल्स हैं, उनको सब हम किस में ले सकते हैं? पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स में ले सकते हैं। इसका मतलब रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो है वो यहां स्टॉप हो गया है। अब इसको एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करना एज पिरामिड बनाना होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है, तो उस एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन में क्या होगा बच्चों? बेस में आप देखेंगे प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का नंबर काफी ज्यादा होगा। प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स जो हैं उसके साथ साथ रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का नंबर भी काफी ज्यादा होगा, तो ये रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स यहां होंगे। और फाइनली सबसे कम नंबर आपको देखने को मिलेगा ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का होगा। तो इस तरीके से ये जो पिरामिड है वो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा ये पिरामिड, जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का नंबर जो है वो सबसे ज्यादा है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का नंबर इसमें काफी अच्छा होता है। और पिरामिड को अगर आप देखेंगे तो ये ट्राइएंगुलर पिरामिड यहां से बच्चों देखने को मिलेगा। ट्राइएंगुलर पिरामिड एग्जिस्टेंस में आ गया, ठीक। पॉपुलेशन एक्सपेंडिंग है। दूसरा एक केस आपको ये मिल सकता है जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स और रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। ये स्टेबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये एक्सपेंडिंग था बच्चों, दिस विल रिप्रेजेंट द स्टेबल पॉपुलेशन। ये स्टेबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें आपने कहा प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स एंड रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का नंबर जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। एंड फाइनली ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं जिनका नंबर आप देख रहे हैं यहां भी कम है। पिरामिड जो है वो यहां बच्चों बेल शेप होते हैं, ये बेल शेप पिरामिड है और ये स्टेबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन के केस में बेसिकली स्टेबल पिरामिड ही आते हैं, बट डेवलपिंग कंट्रीज की अगर बात की जाए तो पिरामिड कैसे होते हैं? एक्सपेंडिंग। सी सबसे लास्ट वाला रेफरेंस इसका देख लेते हैं, ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन वाले रेफरेंस में देखिए पिरामिड कैसा होगा। आप इसमें देखेंगे कि प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का नंबर काफी कम होगा और पिरामिड यहां जो है वो बच्चों अर्न शेप बेसिकली बनेगा। तो यहां से मैं ये मेंशन कर सकता हूं, ये प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का नंबर सबसे कम है। उसके बाद आप देखेंगे रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स और ये है पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स मैक्सिमम है, इसका मतलब यहां डेथ रेट सबसे कम है। जितने मैच्योर हो रहे हैं वो डेड नहीं हो रहे हैं, लेकिन रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स कम होते जा रहे हैं। तो ये अर्न शेप पिरामिड कहा जाता है।
एंड बच्चों आने वाले टाइम में आप ये कह सकते हैं ये पॉपुलेशन को डिक्लाइन की तरफ ले जाएगा, बिकॉज प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का नंबर क्या है, कम है। आने वाले टाइम में तो और भी कम हो जाएगी क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स काफी कम है। तो ये कुछ एज पिरामिड्स हैं जो रिप्रेजेंट किए जाते हैं, इनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। ये हमारे एनसीईआरटी जो है उसका स्टेटस चेक कर लीजिए, यहां लिखा है द एज पिरामिड जनरली शोज द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल इन ए डायग्राम। अच्छा, मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है, बीच में आपको एक लाइन देखने को मिलेगी, ये रिप्रेजेंट यही करती है कि इस पॉपुलेशन में मेल और फीमेल की एग्जिस्टेंस है। ये पॉपुलेशन ग्रोइंग है, अगर ग्रोइंग है तो मैंने अभी जैसा पिरामिड मेंशन किया था एक्सपेंडिंग पिरामिड होगा। आपको जो भी पिरामिड दे, आप अगर जानना चाहते हैं कि वो किस तरीके की पॉपुलेशन को इंडिकेट करता है तो उसको टॉप टू बॉटम आप मिला लें। आप टॉप टू बॉटम अगर मिलाएंगे तो एक शेप आपके पास आएगी, जैसे इस एक्सपेंडिंग के केस में ट्राइंगुलर शेप आपके पास बच्चों आएगी, इसके केस में आपके पास जो है वो बेल शेप आएगा, और इसके केस में अगर आप देखेंगे तो आपके पास जो है वो अर्न शेप रिप्रेजेंट होगी। तो इस तरीके से ये हमारे पास पिरामिड्स हैं, ये एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, ये स्टेबल पॉपुलेशन जिसमें बेल शेप कर्व पिरामिड था, और ये डिक्लाइन जिसमें अर्न शेप पिरामिड था। सो इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। उनका नंबर क्या है, उनका नंबर जो होगा उसको ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये पिरामिड्स की डिटेल हो गई। नेक्स्ट रेफरेंस है द साइज ऑफ ए पॉपुलेशन टेल अस लॉट अबाउट स्टेटस इन द हैबिटेट। किसी एक पॉपुलेशन का साइज क्या है बच्चों, किसी भी पॉपुलेशन का जो साइज होगा ये साइज एग्जैक्टली डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी पॉपुलेशन का साइज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए आप किसी एक क्लासरूम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उस क्लासरूम में जैसे मैं ये कह दूं कि ये कोई एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उस क्लासरूम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां से आप कह सकते हैं 20 है। ठीक, तो ऑब्वियस है यहां पॉपुलेशन या ह्यूमन पॉपुलेशन का साइज भी क्या होगा 20, और ह्यूमन पॉपुलेशन का साइज यहां 20 है। यही पॉपुलेशन डेंसिटी को अल्टीमेटली रिप्रेजेंट करता है। सो ये कह रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी पॉपुलेशन साइज है, टेक्निकली कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। कैपिटल एन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एन से इसको लिखा जाता है ये पॉपुलेशन डेंसिटी को। नीड नॉट नेसेसरली टू बी मेजर्ड इन नंबर ओनली, सिर्फ नंबर में ही मेजर किया जाना जरूरी नहीं है, हालांकि नंबर में मेजर किया जाना मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है। क्लियरली लिखा है ऑल्दो द टोटल नंबर इज जनरली द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे कैसे पता किया जा सकता है, पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे कैसे मेजर किया जा सकता है, इसके कुछ पैरामीटर्स की बात मैं बच्चों आपसे कर रहा हूं। क्लियर, पॉपुलेशन डेंसिटी, और ये पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे मेजर किया जा सकता है। पॉपुलेशन डेंसिटी एग्जैक्टली आपने कहा था साइज है। दिस साइज इज बेसिकली द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो इसके दो मेथड हैं मेजर करने के। एक आप कह सकते हैं डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड में जैसा आप पीछे पढ़ चुके, ऑल्दो द नंबर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर, जो नंबर होगा वो क्या होगा मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर। अब वो जो नंबर मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर है, वो जो नंबर मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर है उसमें क्या है, डायरेक्टली बाय सीइंग एंड काउंटिंग, बाय सीइंग एंड काउंटिंग। जैसे मैं अभी एक क्लासरूम का एग्जांपल ले रहा था और हमने कहा वहां 20 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। ऑब्वियस है कोई गया क्लासरूम में और 1 to 1 गिन के काउंट करके चला गया। बाय सीइंग एंड काउंटिंग जो मेथड होते हैं वो डायरेक्ट मेथड है, ऑल्दो द नंबर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर। तो यहां से हमें जो है वो पॉपुलेशन की डेंसिटी मिल गई, पॉपुलेशन का साइज मिल गया, और आपने कहा ये साइज जो है वो एग्जैक्ट साइज आएगा। लेकिन मान लो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, हमारे यहाँ किसी इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अच्छे खाने की व्यवस्था करनी है, तो वहां एवरेज मेथड के बेसिस पर भी हम नंबर काउंट कर सकते हैं। एवरेज मेथड के बेसिस पे कैसे, जैसे मान लीजिए 20 स्टूडेंट्स जो हैं वो पर क्लासरूम प्रेजेंट हैं, हमने एक एवरेज ले लिया, और हमारे पास जो है वो 50 क्लासरूम्स ऑपरेशन में है।
तो 50 क्लासरूम्स ऑपरेशन में हैं आपके पास, 20 स्टूडेंट्स जो हैं वो हर एक क्लासरूम में प्रेजेंट हैं, या हो सकता है कहीं 19 हो कहीं 18 हो, तो ये एवरेज नंबर जो आएगा वो भी हमारे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर देगा जो काम हम करना चाह रहे थे। सो बाय सीइंग एंड काउंटिंग 1 to 1 वहां जाने की जरूरत बच्चों नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके बजाय अब मैं उस मेथड पे जाता हूं जिसमें नंबर, देखो इस स्टेटमेंट को, ऑल्दो नंबर इज मोस्ट एप्रोप्राइट मेजर, नंबर इज मोस्ट एप्रोप्राइट मेजर, ऑल्दो नंबर इज द मोस्ट एप्रोप्राइट मेजर, लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं कि नंबर जरूरी नहीं है हर बार, और कुछ एक केसेज में जो है वो नंबर काउंट करना क्या हो जाता है, मीनिंगलेस हो जाता है, या बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, या वहाँ इतने एफर्ट्स जो हैं वो सब बेकार हो सकते हैं। तो देखो मेरे पास एक ये एरिया है, इस जियोग्राफिकल एरिया में मैं ये कहूँ, ये यहाँ इस जियोग्राफिकल एरिया में एक बिग बेनियन ट्री है। ठीक, ये जो बेनियन ट्री है, इस बेनियन ट्री की आप जानते हैं कैनोपी काफ़ी बड़ी है, और ये अपने आप में एक हाई बायोमास को रिप्रेजेंट करता है। आप सबको ये भी पता होगा, ये जो ट्री इकोसिस्टम है इसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स, बर्ड्स, मतलब इस पर जो डिपेंडेंट्स प्रेजेंट हैं उनका नंबर भी मिलियंस में हो सकता है। ठीक है, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। अब यहां इसी हैबिटेट में, या एक डेफिनेट जियोग्राफिकल एरिया जो मुझे दिया गया, जियोग्राफिकल एरिया जो बच्चों दिया गया, इस जियोग्राफिकल एरिया में इस बेनियन ट्री के साथ पार्थेनियम प्लांट प्रेजेंट हैं, और पार्थेनियम की आप ये कह सकते हैं कितनी, 200 इंडिविजुअल्स और 200 पार्थेनियम प्लांट्स यहां एग्जिस्ट कर रहे हैं। बेनियन एक अकेला था, पार्थेनियम 200 है, तो हम बहुत परफेक्टली ये कह सकते हैं, ऑल्दो द नंबर इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर, तो आप ये कहेंगे यहां डेंसिटी किसकी ज्यादा है, पार्थेनियम की। लेकिन जैसे ही आपने पार्थेनियम की डेंसिटी ज्यादा बताई, आपने जो है वो मीनिंगलेस एफर्ट्स किए। ठीक है, तो क्या होगा, अब रिलेटिव डेंसिटी के रेफरेंस में मैं आता हूं बच्चों, इसी को रिलेटिव मेजर कहते हैं या रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं, इन रेफरेंस ऑफ पार्थेनियम। जो 200 पार्थेनियम्स यहां एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन 200 पार्थेनियम से बेनियन की डाइवर्सिटी को हम जो है डेंसिटी को ज्यादा बताएंगे। तो बेनियन की डेंसिटी ज्यादा कैसे हम बता सकते हैं, आप बेनियन की डेंसिटी ज्यादा बताने के लिए यहां पैरामीटर्स काम में ले सकते हैं, परसेंट कवर एरिया, ठीक है, जिसको मैं कैनोपी अभी कह रहा था, और इसके अलावा क्या ले सकते हैं, रेफरेंस ऑफ बायोमास। क्लियर, अगर आप इस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में पार्थेनियम प्लांट्स की डेंसिटी ज्यादा बताते हैं, तो यहां बिग बेनियन ट्री जो अपने आप में सिर्फ एक ही है, उसके रोल को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। एंड डोंट अंडर एस्टिमेट द रोल ऑफ बिग बेनियन ट्री इन दिस कम्युनिटी, क्योंकि ये जो बिग बेनियन ट्री है, इस पर अपने आप में सरवाइव करने वाले इंडिविजुअल्स का नंबर जो है वो भी क्या हो सकता है, लाखों में हो सकता है। जैसे मैं किसी एक क्लासरूम में स्टूडेंट और टीचर कम्युनिटी को थोड़ा सा कंपेयर करूं, हालांकि एक ही स्पीसीज का पार्ट है, फिर भी ये कहे कि किसी एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं एंड 1 टीचर ओनली, तो आपसे पूछा जाए कि बताओ किसकी डेंसिटी ज़्यादा, टीचर्स की या स्टूडेंट्स की, तो आप ऑब्वियस ये कह देंगे कि स्टूडेंट्स की डेंसिटी ज़्यादा है। बट डोंट अंडर एस्टिमेट द रोल ऑफ ए टीचर। एग्जैक्टली यहां बेनियन की डेंसिटी को ज़्यादा बताया जाना रिलेटिव डेंसिटी का पार्ट है, और ये रिलेटिव डेंसिटी ज़्यादा हमने किस केस में बताई, आप ये कह रहे हैं कि इस बेनियन ट्री का जो बायोमास है वो अपने आप में ज़्यादा है। अगर हम पार्थेनियम की डेंसिटी ज़्यादा बता देंगे तो बेनियन के रोल को हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बच्चों मेजर की जाती है। कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स इसके होते हैं, जैसे बैक्टीरियल कल्चर प्लेट का कल्चर मेथड जो है उसका एग्जांपल आपको दे रखा है। पेट्री प्लेट में बैक्टीरिया आप अगर काउंट करेंगे तो ये अपने आप में मीनिंगलेस है, एफर्ट्स आपके जीरो हो जाएंगे, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो बेटर वे है कि आप जो है वो एक सैंपल एरिया के बिहाफ पर जा सकते हैं, बायोमास के बिहाफ पे जा सकते हैं। एक आपको दे रखा है कि नेशनल पार्क और हमारे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनमें टाइगर सेंसस अगर आपको देखना हो तो उसमें क्या करेंगे, तो पग मार्क्स एंड फीकल पैलेट्स के बेसिस पे भी ये किया जा सकता है। क्लियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट रेफरेंस, पॉपुलेशन ग्रोथ। किसी भी एक पॉपुलेशन में ग्रोथ अगर होती है तो किसी एक स्पीसीज के इंडिविजुअल्स का नंबर बढ़ता है। द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज इज नॉट ए स्टैटिक पैरामीटर, ये स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक क्यों नहीं है?
क्योंकि किसी भी पॉपुलेशन को आप ये कह सकते हैं डायरेक्टली अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं। जैसे वो कह रहा है कि पॉपुलेशन जो है वो चेंज होती रहती है, मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स वहां चेंज होगा ओवर द टाइम डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग फूड अवेलेबिलिटी, प्रीडेशन प्रेशर एंड एडवर्स वेदर। ठीक है, फूड मटेरियल की अवेलेबिलिटी क्या है, अगर बहुत अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो ऑब्वियस है पॉपुलेशन का साइज बढ़ने की, उनके इंडिविजुअल्स का नंबर बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन अगर कम है तो कम भी हो सकते हैं। तो किसी भी एक पॉपुलेशन की डेंसिटी जो अल्टीमेटली बच्चों आप जानते हैं साइज ही है, ये किस पे डिपेंड करती है, किसी भी दिए गए हैबिटेट में आप ये कह सकते हैं ये फ्लैक्चुएट करती है, बट 4 बेसिक पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। यहां एक आपको दे रखा है नेटिलिटी। नेटिलिटी बेसिकली बर्थ रेट को इंडिकेट करता है, किसी भी पॉपुलेशन की बर्थ रेट जो होगी वो सीधे सीधे आप जानते हैं पॉपुलेशन के साइज को इंपैक्ट करेगी। उसके बाद में बच्चों आप कह सकते हैं यहां एक डेथ रेट होती है जिसको मोर्टिलिटी कहा गया। इमिग्रेशन आप कह सकते हैं परमानेंटली इनवर्ड मूवमेंट, ये इमिग्रेशन है, और परमानेंट आउटवर्ड मूवमेंट जो है ये एमिग्रेशन है। तो इस तरीके से ये कुछ 4 पैरामीटर्स हैं। आइए इन पैरामीटर्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं हम, कैसे ये पैरामीटर्स जो होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे पॉपुलेशन की ग्रोथ को। जैसे देखिए ये पॉपुलेशन डेंसिटी था मेरे पास n, अब अगर बर्थ हुआ कैपिटल B से रिप्रेजेंट किया जाता है बर्थ रेट, यहां नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज हो रहे हैं तो ऑब्वियस है ये प्लस फैक्टर है, कैपिटल B से लिखा जा रहा है, ये पॉपुलेशन में इंक्रीज लाएगा। ठीक, इसी तरीके से अगर बाहर से आने वाले इंडिविजुअल अंदर सेटल हो रहे हैं, ये इमिग्रेशन है, I से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको आप कहेंगे दिस इज द परमानेंट इनवर्ड मूवमेंट। क्या होगा बच्चों, ये परमानेंट इनवर्ड मूवमेंट होगा, और ये जो परमानेंट इनवर्ड मूवमेंट है दिस विल कॉल एज द इमिग्रेशन। ठीक है, अब ये दोनों फैक्टर जो हैं B प्लस I, ये दोनों फैक्टर आप ये कह सकते हैं इंक्रीजिंग फैक्टर हैं, मतलब पॉपुलेशन के साइज को ये दोनों फैक्टर इंक्रीज करेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे मॉर्टिलिटी, देखो माइनस से रिप्रेजेंट किया जा रहा है क्योंकि ये बेसिकली डेथ रेट को रिप्रेजेंट करता है, यहां नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम होंगे, और परमानेंट आउटवर्ड मूवमेंट अगर हो जाएगा, आउटवर्ड मूवमेंट की बात मैं कर रहा हूं, मतलब किसी एक पॉपुलेशन से इंडिविजुअल्स अगर बाहर चले जाएंगे तो ये जो है वो परमानेंट आउटवर्ड मूवमेंट है। D प्लस E, अब दोनों को मैं एक साथ कर देता हूं, ये डिक्रीज कर रहे हैं, और B प्लस I ये इंक्रीज कर रहे हैं। सो दीज आर द बेसिक 4 पैरामीटर्स। इनमें देखो, क्या आपको लगता है कि कभी बर्थ रेट या नेटिलिटी के अलावा भी कोई दूसरा फैक्टर सिग्निफिकेंट हो सकता है? डेफिनेटली, इफ देयर इज द न्यूली कॉलोनाइज्ड एरिया और हैबिटेट। ठीक है, सबसे सिग्निफिकेंट ओवरऑल अगर जनरल रेफरेंस में हम देखें तो नेटिलिटी होगा, बट इफ न्यूली कॉलोनाइज्ड एरिया इज देयर, न्यूली कॉलोनाइज्ड एरिया इज देयर, मतलब हैबिटेट अभी अभी कॉलोनाइज हुई है, कोई भी एक पॉपुलेशन जो है वो अभी अभी वहां सेटल होने जा रही है, तो उस केस में बाहर से आने वाले जो इमिग्रेंट्स हैं उनका नंबर काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो इस केस में नेटिलिटी के बजाय जो ज्यादा सिग्निफिकेंट एक्टिविटी होगी वो क्या होगी? इमिग्रेशन। तो ये किसी भी एक पॉपुलेशन को मेजर करने के 4 पैरामीटर्स हैं। इसको देखो बच्चों, एक इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है कि n पॉपुलेशन डेंसिटी अगर है या किसी पॉपुलेशन का साइज n है, t+1 टाइम पे हम अगर मेजर करना चाहें तो ये आपके सामने है, t+1 टाइम पे आप मेजर कर लीजिए, ये आपको मिलेगा nt+1 इज इक्वल्स टू nt प्लस b प्लस i माइनस d प्लस e। जैसा मैं आपको कह रहा था, ये जो d प्लस e है ये तो कम करने वाला फैक्टर है, b प्लस i जो है ये बढ़ाने वाला फैक्टर है। तो इस तरीके से ये जो दोनों फैक्टर हैं इनका जो डिफरेंस है वो nt+1 टाइम पर आपको क्या बता देगा? पॉपुलेशन डेंसिटी। कब? जब nt टाइम पे जो पॉपुलेशन थी वो उसके साथ आप ऐड कर देंगे। तो पॉपुलेशन डेंसिटी विल इंक्रीज इफ द नंबर ऑफ बर्थ प्लस द नंबर ऑफ इमिग्रेशन, b प्लस i एंड d प्लस e। ये 4 बेसिक पैरामीटर्स हैं। क्लियर? अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट के पॉपुलेशन इंटरेक्शन पे अपन चलें, उससे पहले ग्रोथ मॉडल्स की बात करेंगे। किसी भी एक पॉपुलेशन का अपना एक डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न होता है। द ग्रोथ ऑफ ए पॉपुलेशन
विद टाइम शोज द स्पेसिफिक प्रिडिक्टेबल पैटर्न। हम किसी भी एक पॉपुलेशन में जो होने वाली ग्रोथ है उसका प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और ये देखिए दो टाइप की ग्रोथ बेसिकली होती हैं, एक होती है एक्सपोनेंशियल। हालांकि ये ध्यान रखें आप, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज जो है वो नेचर में बहुत रेयर कंडीशंस हैं ऐसी, उन्हीं में देखने को मिलता है। सो द मोस्ट रियलिस्टिक पैटर्न इज द लॉजिस्टिक पैटर्न ऑफ द ग्रोथ। लॉजिस्टिक पैटर्न ऑफ ग्रोथ, ये लॉजिस्टिक पैटर्न ऑफ ग्रोथ रियलिस्टिक पैटर्न है जिसमें ओवर द टाइम आप ये कह सकते हैं पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज होता है। इट डिपेंड्स बेसिकली ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड द इनेट पोटेंशियल ऑफ ए स्पीसीज। किसी एक स्पीसीज की इनर कैपेबिलिटीज क्या है, इसको बेसिकली बच्चों आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल आर, दैट इज द बी माइनस डी। आर जो है वो बर्थ और डेथ का डिफरेंस होता है। तो किसी भी एक पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज आएगा, ये रेट ऑफ इंट्रिंसिक इंक्रीज आप कह सकते हैं, ये पर कैपिटा इंक्रीज आप कह सकते हैं, बी माइनस डी, बर्थ माइनस डेथ। तो इसी के बेसिस पे आगे कुछ ग्रोथ मॉडल्स को हम स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें एक आपके पास एक्सपोनेंशियल है और दूसरा आपके पास लॉजिस्टिक है। देखो एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक की जब हम बात करते हैं, आप ये कहेंगे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं वो आपके पास एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसके लिए हम इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के साथ देखते हैं। जैसे बच्चों ये मेरे पास n पॉपुलेशन साइज था, इसका मतलब ये n नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स था, और टाइम के साथ इसको मैं प्लॉट करूं तो मैं ये कहूंगा स्लो इनिशिएशन हुआ बट रैपिड एक्सेलरेशन हुआ। तो यहां मेरे पास लैग फेज था, इस लैग फेज में स्लो इनिशिएशन हुआ, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ना शुरू हुए। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का बढ़ना सीधा सीधा सा रिप्रोडक्टिव प्रोसेस पे डिपेंड करता है। तो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं वो आप ये कहेंगे बच्चों यहां से बढ़े, लेकिन ये स्पीड अप हो गया, ये लॉग फेज में आ गया, और जो लॉग फेज था वो आपको पता है रैपिड इंक्रीज को रिप्रेजेंट करता है। अब कंटिन्यूसली ये लॉग फेज में ही चल रहा है, इसका मतलब लॉग फेज में जो होने वाली ग्रोथ है ये ग्रोथ एक्सपोनेंशियल रेट से ग्रोथ हो रही है। कौन सी रेट से? एक्सपोनेंशियल रेट से जो है वो बच्चों ये ग्रोथ हो रही है। अब इस एक्सपोनेंशियल रेट से होने वाली जो ग्रोथ है इसको अगर मैं मेजर करना चाहूं तो ओवर द टाइम चेंज क्या हुआ, तो हम लिखते हैं dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू आर एन। एन इनिशियल नंबर था, आर जैसा अभी कुछ देर पहले मैं आपको कह रहा था रेट ऑफ इंट्रिंसिक इंक्रीज को रिप्रेजेंट करता है, और आर को हम लिखते हैं बी माइनस डी। तो dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू आर एन, ये आपके पास आ गया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का इक्वेशन। लेकिन ये कब हो सकता है? कंडीशन क्या है? आप कहेंगे कंडीशन है रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी है, रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। और रिसोर्सेज अनलिमिटेड होने का मतलब यहां बच्चों एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी जो है वो अप्लाई नहीं होती। मतलब एनवायरनमेंट या एनवायरनमेंट इंक्रीजिंग रेफरेंस को कभी भी रेजिस्ट नहीं करता, जितना नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ रहा है उनको लगातार बढ़ने देता है। तो रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं, और साथ में मैं कह देता हूं नो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस इज अप्लाइड। जैसे ही एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस अप्लाई होगा तब आप ये कह सकते हैं ये लॉग फेज से कभी ना कभी जो है वो स्टेशनरी फेज की तरफ टर्न आउट हो जाएगा, और इसका स्टेशनरी फेज की तरफ टर्न आउट होना ही एक्सपोनेंशियल के बाद कौन सी ग्रोथ है? लॉजिस्टिक ग्रोथ, जो रियलिस्टिक ग्रोथ पैटर्न है। तो इसी ग्रोथ पैटर्न में देखो आगे चलते हैं अपन। ये एनसीईआरटी में आपको दिया गया है, द इक्वेशन डिस्क्राइब द एक्सपोनेंशियल और द जियोमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न। ये सिर्फ लॉग फेज में आपको देखने को मिलेगा, लॉग फेज, और इस लॉग फेज में एक्सपोनेंशियल रेट से इंक्रीज हो रही है। जे शेप कर्व जो है वो बच्चों यहां देखने को मिलता है, जिसमें लैग फेज के ठीक बाद, ये इनिशियली लैग फेज थी, लैग फेज के ठीक बाद लॉग फेज आया, लेकिन दूसरे ग्राफ में आप देखिए लैग के बाद लॉग और लॉग के बाद आपको देखने को मिलेगा स्टेशनरी। तो इन दोनों के डिफरेंस को थोड़ा सा हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये कह रहा है दिस इक्वेशन डिस्क्राइब द एक्सपोनेंशियल और द जियोमेट्रिक ग्रोथ। इसका मतलब जो एग्जिस्टिंग था उसका जस्ट डबल हुआ, मल्टीपल इंक्रीज हुआ। पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन एंड रिजल्ट्स इन जी शेप कर्व व्हेन वी प्लॉट एन इन रिलेशन टू टाइम टी। अब इसको आप लॉगरिथमिक स्केल पे जब लेते हैं तो एन टी इज इक्वल्स टू एन जीरो ई आर टी लिया जाता है। ये इसलिए लिया गया क्योंकि ये इक्वेशन जो है वो बच्चों बताता है पॉपुलेशन के साइज को। अगर आपको पॉपुलेशन का साइज पता करना है तो ऑब्वियस है आपको इनिशियल साइज आफ्टर टाइम टी क्या हुई उस रेफरेंस में लेना पड़ेगा।
अगर आपको चेंज ओवर द टाइम देखना है तो आपके पास dn अपॉन dt चेंज ओवर द टाइम देखना है तो आपके पास इक्वेशन क्या है, dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू rn। तो दो अलग अलग इक्वेशंस आपको जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में देखने को मिली। क्लियर। nt यहां पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम t है, n0 इनिशियल पॉपुलेशन या इनिशियल नंबर है, r इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है और e जो है वो बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम है जिसका वैल्यू बच्चों लिखा जाता है 2.71828। तो इस तरीके से अब आपको ये पता लग गया होगा कि दो इक्वेशन लिखी जाती हैं, एक जो लॉगरिथमिक इक्वेशन लिखी जाती है वो एग्जैक्टली बताती है पॉपुलेशन का साइज और वो बताती है dn अपॉन dt चेंज ओवर द टाइम कितना चेंज हुआ। जैसे आपने लिखा dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू rn और dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू r जिसको हम लिखते हैं b माइनस dn। ठीक है। लॉजिस्टिक ग्रोथ में आप आइए, जो लॉजिस्टिक ग्रोथ का पैटर्न है उसमें वो कह रहे हैं नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज इन नेचर हैज इट्स डिस्पोजल अनलिमिटेड रिसोर्सेज टू परमिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसका मतलब रियलिस्टिक ग्रोथ वैल्यू जो है, इसका मतलब जो रियलिस्टिक ग्रोथ है ये रियलिस्टिक ग्रोथ किसकी होगी, मोस्ट ऑफ पॉपुलेशंस की। मैंने अभी आपको कहा था कि कुछ रेयर केसेज में कुछ एक्सेप्शंस हैं, उन्हीं केसेज में जो है वो कौन सी ग्रोथ होती है, उन्हीं केसेज में होने वाली ग्रोथ जो है वो एक्सपोनेंशियल होती है। तो यहां नेचर जो है वो जनरली परमिट नहीं करती कि एक्सपोनेंशियली कोई ग्रोथ करे, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करे कोई पॉपुलेशन। दिस लीड्स टू कंपटीशन बिटवीन द इंडिविजुअल्स सो फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। वहां जितने सारे रिसोर्सेज प्रेजेंट होते हैं इंडिविजुअल्स के बीच, उनको लेके आप ये कह सकते हैं फाइट होती है। इवेंटली क्या होगा, फिटेस्ट इंडिविजुअल विल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। तो यहाँ जो लॉजिस्टिक पैटर्न ऑफ ग्रोथ आएगा उसमें बच्चों आप ये देखेंगे ये पॉपुलेशन का साइज n है, इसको अगर टाइम t के साथ आप प्लॉट करते हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इस तरीके से एस या सिग्मॉइड कर्व जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब इसमें अगर मैं देखूं तो फेजेज मेरे पास हैं लैग, लॉग एंड स्टेशनरी। तो कौन सा फेज, लैग फेज, लॉग फेज एंड स्टेशनरी फेज। यहां आप देखिए ये स्टेशनरी फेज में टर्न आउट हुआ, क्यों, क्योंकि यहां लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल थे। तो यहां दो बातें स्पेसिफिकली अप्लाई होती हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ साथ आप कह सकते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ साथ कह सकते हैं एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस बच्चों किस पे अप्लाई होगा, आप कहेंगे ओवर बायोटिक पोटेंशियल, क्योंकि किसी भी एक पॉपुलेशन का जो बायोटिक पोटेंशियल है, किसी भी एक पॉपुलेशन का जो आप ये कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी है, वही तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ा रहा है। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को बढ़ाने वाला जो बायोटिक पोटेंशियल है उसका, जिसको आप स्मॉल r से भी कह सकते हैं, जिसको रेट ऑफ इंट्रिंसिक इंक्रीज हम कह रहे थे, उसके ऊपर एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस अप्लाई हो जाता है। इसको आप कैरिंग कैपेसिटी k के फॉर्म में भी मेंशन करते हैं। तो देखो इसको थोड़ा सा डिटेल में फिर हम पढ़ते हैं। आइए आप यहां इसको डिटेल में जब हम डिस्कस करते हैं, ए प्लॉट ऑफ n इज रिलेशन टू टाइम t इज रिजल्ट ऑफ द सिग्मॉइड कर्व। तो देखो dn अपॉन dt यहां मेंशन किया गया rn k माइनस n अपॉन k। तो क्या मैं इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं बच्चों, ये कंडीशन आपके पास थी कि किसी भी एक पॉपुलेशन का जो साइज था ओवर द टाइम, जब आप साइज ऑब्जर्व कर रहे थे तो आपने ये देखा कि वो जो साइज है पॉपुलेशन का वो एक टाइम लिमिट तक तो काफी तेजी से बढ़ा और उसके बाद ये स्टेशनरी फेज में टर्न आउट हो गया। स्टेशनरी फेज में टर्न आउट होने का कारण क्या था कि इस पॉपुलेशन ने अपनी एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी को अप्रोच कर लिया। तो के यहां एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी है, एन साइज है, ये इनिशियली लैग फेज था, उसके बाद आप ये कह सकते हैं ये लॉग फेज था। लॉग फेज में होने वाली ग्रोथ यहां एक्सपोनेंशियल ही थी और अब इसके बाद में ये स्टेशनरी फेज है, ये जो ग्रोथ है वो स्टेशनरी फेज में टर्न आउट हो गई। तो चेंज ओवर द टाइम अगर मैं देखूं तो यहां ये आया dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू r, n नहीं होगा, k माइनस n अपॉन k, rn k माइनस n अपॉन k। ठीक है, ये एक तरीके से इक्वेशन जो है वो आ गया। इसका मतलब देखो क्या हुआ, इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि यहां जो k माइनस n अपॉन k है इसके फॉर्म में
के माइनस एन अपॉन के जो है इसके फॉर्म में यहां एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस अप्लाई हो गया, दिस एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस ओवर द बायोटिक पोटेंशियल। ठीक है, कई सारे इक्वेशंस जो हैं वो इसके दिए भी जाते हैं। जैसे मान लो आपको ये कह दिया जाए कि किसी भी एक पॉपुलेशन में ग्रोथ नहीं हो रही है, डी एन अपॉन डी टी जो है वो जीरो हो, तो वो कब हो सकता है? मैं ये कह दूं आर एन 1 के बाई के माइनस एन बाई के। ये एग्जाम में पूछा गया 2016-17 में, लगातार इससे क्वेश्चंस आए थे। तो यहां लिखा जा सकता है डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू आर एन 1 माइनस एन बाई के। अब आपसे ये पूछा जाए कि एन बाई के का वैल्यू क्या हो जाए कि पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो जीरो होगी। तो इफ एन बाई के इज जीरो, क्या पॉपुलेशन की ग्रोथ जीरो हो सकती है? नहीं। लेकिन अगर एन बाई के का वैल्यू बच्चों 1 हो जाएगा, 1 होगा, इस केस में आप ये कह सकते हैं पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो पॉपुलेशन की ग्रोथ क्या हो जाएगी? जीरो। क्योंकि यहां एन बाई के अगर 1 हुआ तो 1 माइनस 1 जीरो, डी एन अपॉन डी टी सब जो है वो क्या हो जाएगा? जीरो। चेंज ओवर द टाइम जीरो हो जाएगा। अब के कैरिंग कैपेसिटी क्या है एनवायरमेंट की? ये कैरिंग कैपेसिटी एग्जैक्टली रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी ही है। के को बच्चों अपन लिखते हैं कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, ये कैरिंग कैपेसिटी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी ही है। कोई पॉपुलेशन जो थे उसके नंबर बढ़ रहे थे, मतलब इंडिविजुअल्स का नंबर बढ़ रहा था। अब ये जो इंडिविजुअल्स यहां बढ़ रहे थे, मतलब कोई एक पॉपुलेशन अपने बायोटिक पोटेंशियल को, अपनी इनर कैपेबिलिटी को मैक्सिमम यूटिलाइज करते हुए अपना नंबर बढ़ा रही थी, तो वहां जितने रिसोर्सेज थे उनको यूटिलाइज कर लिया गया। सो इफ द पॉपुलेशन साइज एन अप्रोच इट्स कैरिंग कैपेसिटी, इस केस में हम क्या कह रहे हैं कि इस केस में ये हुआ है कि पॉपुलेशन का जो साइज था एन, इसने किसको अप्रोच कर लिया? अप्रोच कैरिंग कैपेसिटी। एनवायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी को अप्रोच कर लिया गया है। जितना एन के से दूर रहेगा उतना अभी ग्रोथ की संभावनाएं बनी हुई हैं, लेकिन एन अगर के पास पहुंच गया, जैसे देखो मैं अगर कहूं एन इज इक्वल्स टू के, एन के बराबर हो गया, तब भी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, स्टेशनरी फेज में ये आ जाएगा। ये ग्रोथ कर्व जो है वो क्या हो जाएगा? एसिम्पटोट। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बच्चों पूछा जा चुका है। क्लियर? एन के बराबर हो गया। एन के से जितना ज्यादा होगा उतनी ग्रोथ ज्यादा होगी। जैसे सॉरी, एन के से जितना ज्यादा होगा उतनी ग्रोथ ज्यादा नहीं होगी, के जितना ज्यादा होगा उतनी ग्रोथ ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी है। जैसे मैंने कहा के बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है अभी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो इस केस में आप ये कह सकते हैं ग्रोथ जो है वो फास्ट होगी, या इस केस में ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटीज बनी हुई है। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा मेंशन कर दूं तो इस केस को आप एग्जिस्टेंस में नहीं बता सकते, क्योंकि किसी भी पॉपुलेशन का साइज उसकी एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी जितनी है उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये बच्चों एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न थे। अब इसके बाद इसके लास्ट टॉपिक पे आते हैं, जिसमें सिर्फ इंटरेक्शन बता के मैं इसको खत्म करूंगा, क्योंकि वहां जो एग्जांपल्स हैं बच्चों वो एग्जांपल्स आपको खुद डिस्कस करने हैं, खुद पढ़ने हैं। उनमें कुछ स्पेसिफिकेशंस जो हैं उनको हम समराइज कर लेंगे इस रैपिड रिवीजन सीरीज में। तो देखिए, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, जैसे आपको कहा गया नो वन कैन सर्वाइव अलोन, कोई भी नेचर में अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता। इवन प्लांट्स जो पूरे बायोस्फीयर को रेगुलेट करते हैं, ये चलाते हैं, उनको भी मिनरल न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी के लिए बैक्टीरिया पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो यहां लिखा है फॉर एनी स्पीसीज द मिनिमल रिक्वायरमेंट इज वन मोर स्पीसीज। कोई एक ए स्पीसीज है तो ए अकेला सरवाइव नहीं कर सकता, उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि कोई दूसरी स्पीसीज भी हो जिस पर वो फूड मटेरियल के लिए डिपेंड करे, जिस पर फूड मटेरियल, अकोमोडेशन, शेल्टर या डिफरेंट एस्पेक्ट्स के लिए वो डिपेंड करे। सबसे पहली जरूरत कम से कम फूड मटेरियल के लिए जो है उसको किसी दूसरी एक स्पीसीज की जरूरत पड़ेगी। इवन ए प्लांट स्पीसीज, क्लियर लिखा है, एनसीईआरटी के रेफरेंसेज हैं सब। Even a plant species which make its own food cannot survive alone. It needs soil microbes to break down the organic matter. और वहां से ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने से जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स से मिनरल्स रिलीज होते हैं उनको प्लांट स्पीसीज क्या करती हैं? फिर रिसीव कर लेती हैं। दे कुड बी बेनिफिशियल। तो ये जो इंटरेक्शन है, अब इंटरेक्शन की बात कर रहा है कि इंटरेक्शन बेनिफिशियल हो सकते हैं, ये इंटरेक्शन डेट्रीमेंटल हो सकते हैं। तो देखो, ये जो पॉपुलेशन के इंटरेक्शंस हैं
इन पॉपुलेशन इंटरेक्शंस के साथ हम बच्चों अगर डिस्कस करें चीजों को, तो देखो कोई भी एक इंडिविजुअल पॉपुलेशन ए है, पॉपुलेशन बी के साथ अगर वो इंटरेक्ट करती है तो यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। देखो पहली पॉसिबिलिटी बच्चों ये हो सकती है कि दोनों बेनिफिशियरी हों, ठीक है, ये पॉजिटिव इंटरेक्शन कहा जाएगा। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये तो जो है वो बेनिफिशियरी है, लेकिन ये जो है वो क्या हो गया, हार्म्ड। इस केस में आप ये कह सकते हैं ये जो है वो डेट्रीमेंटल इंटरेक्शन कहा जाएगा। एक केस ये हो सकता है कि ये अनअफेक्टेड हो और ये भी जो है वो क्या हो जाए, अनअफेक्टेड। तो इस तरीके से कुछ पॉसिबिलिटीज बनती हैं, प्लस 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 माइनस और जीरो, ये पॉसिबिलिटीज बनती हैं। इन सारी पॉसिबिलिटीज को हम चेक करेंगे। जैसे देखो अगर पॉजिटिव इंटरेक्शन है तो पॉजिटिव इंटरेक्शन की एक कंडीशन है, इन दोनों में से या दो इंडिविजुअल जो इंटरेक्ट करते हैं दोनों में से कोई भी हार्म्ड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब एक तो 100% इसमें बेनिफिशियरी होगा, दूसरा बेनिफिशियरी हो सकता है या फिर बच्चों क्या हो सकता है, अनअफेक्टेड। बेनिफिशियरी हो सकता है या फिर अनअफेक्टेड हो सकता है। इसको पॉजिटिव इंटरेक्शन आप कहते हैं, ठीक है। जैसे पॉजिटिव इंटरेक्शन की एग्जांपल्स अगर मैं मेंशन करूं तो आप कहेंगे प्रोटोकॉपरेशन। प्रोटोकॉपरेशन ये एक एग्जांपल है आपके पास। सबसे परफेक्ट एग्जांपल म्यूचुअलिज्म है, जिसमें दोनों ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप में होते हैं। आप ध्यान रखें ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप होता है कब, जब म्यूचुअल रिलेशनशिप होते हैं। प्रोटोकॉपरेशन में भी जो है वो प्लस प्लस साइन लिखा जाता है, लेकिन यहां रिलेशनशिप ऑब्लिगेटरी नहीं होता। तो म्यूचुअलिज्म और प्रोटोकॉपरेशन में यही डिफरेंस है कि म्यूचुअलिज्म जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, ऑब्लिगेटरी कंडीशंस को, ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप को। इसमें तीसरी जो पॉसिबिलिटी बनती है बच्चों वो कॉमनसेलिज्म है। और कॉमनसेलिज्म में क्या होगा, आप कहेंगे जब कॉमनसेलिज्म वाली कंडीशन आती हैं, इन कॉमनसेलिज्म की कंडीशंस में आपके पास एक प्लस होगा और दूसरा अनअफेक्टेड होगा। प्लस एंड अनअफेक्टेड, इसका मतलब एक बेनिफिशियरी है और दूसरा अनअफेक्टेड है। इनके डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स जो है वो आपको दे रखे हैं। पॉजिटिव इंटरेक्शन के बाद मैं अगर कंसीडर करूं सेकंड नेगेटिव इंटरेक्शंस, तो नेगेटिव इंटरेक्शंस जो हैं इनको बच्चों डेट्रीमेंटल इंटरेक्शंस भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, देखिए जैसे ए और बी इंडिविजुअल के बीच इंटरेक्शन हुआ, इस केस में ए इंडिविजुअल बेनिफिटेड हो सकता है, बी हार्म्ड हो सकता है, ठीक है। ए इंडिविजुअल बेनिफिटेड हो सकता है, बी हार्म्ड हो सकता है। जैसे पैरासिटिज्म में आप ऐसा कह सकते हैं, पैरासिटिज्म में एक होस्ट है एक पैरासाइट है, तो जो पैरासाइट होगा वो हार्म्ड होगा और होस्ट को बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा आप प्रीडेशन की जो एक्टिविटी है उसमें भी ऐसा कह सकते हैं, इसमें एक टोटली हार्म्ड हो जाता है, मतलब खा लिया जाता है, और एक प्रे जो है वो यहाँ अपने प्रीडेटर जो है वो अपने प्रे को यहाँ यूटिलाइज करता है। तो ये नेगेटिव इंटरेक्शन में एक केस ये हुआ। नेगेटिव इंटरेक्शन में बच्चों दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ए और बी के बीच इंटरेक्शन हुआ, दोनों हार्म्ड हैं, क्लियर। दिस रिलेशनशिप इज नॉन एज द कंप्लीटली डेट्रीमेंटल रिलेशनशिप। ये कंप्लीटली डेट्रीमेंटल रिलेशनशिप है, इसमें दोनों को ही हार्म होता है, दोनों को नुकसान होता है, और ऐसे ऐसे इंटरेक्शन को आप कहते हैं कंपटीशन। ये कंपटीशन कंसिडर किया जाता है, तो ये कंप्लीटली डेट्रीमेंटल रिलेशनशिप है। एक और केस इसमें जो हो सकता है नेगेटिव इंटरेक्शन में, वो क्या हो सकता है, ए बी के साथ इंटरेक्ट कर रहा था और ए का बी के साथ जब इंटरेक्शन था, एक बच्चों हार्म्ड हुआ जबकि दूसरा अनअफेक्टेड रहा, एक हार्म्ड हुआ जबकि दूसरा बच्चों क्या रहा, अनअफेक्टेड। ये जो कंडीशन है ये रिप्रेजेंट करती है एमेंसेलिज्म को, जो बेसिकली बायोलॉजिकल एंटागोनिस्टिक इफेक्ट या बायोलॉजिकल एंटागोनिज्म को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से पॉपुलेशन इंटरेक्शंस जो हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट पॉजिटिव और नेगेटिव मोड हैं। देखो प्लस जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेनिफिशियरी कंडीशन को शो करता है, जीरो जो है वो न्यूट्रल कंडीशन को शो करता है, और बच्चों जो नेगेटिव है वो हार्म्ड कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। अब कौन सी कंडीशन कब हो सकती है ये मैंने सारा यहाँ ब्रीफ कर दिया है। एनसीईआरटी में आपको एक टेबल दे रखी है, इसमें अगर आप देखें
तो ये जो स्पीसीज हैं दोनों बेनिफिटेड कंडीशन में है। देखो म्यूचुअलिज्म है, ये जो फर्स्ट म्यूचुअलिज्म वाला रेफरेंस है इसमें हम कहेंगे दोनों ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप में होती हैं, ये हुआ म्यूचुअलिज्म। कंपटीशन का स्पेसिफिक कैरेक्टर मैंने अभी आपको बताया था, दोनों हार्म्ड हैं बच्चों। कंपटीशन जो होगा ये है कंप्लीटली डेट्रीमेंटल, कंप्लीटली डेट्रीमेंटल। इसके बाद अगर आप देखें तो आगे आपको प्रीडेशन दे रखा है, दिस इज द रिलेशनशिप और इंटरेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द कोस्ट ऑफ लाइफ या ऑन द बिहाफ ऑफ द कोस्ट ऑफ लाइफ, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देता है। उसके बाद आपको पैरासिटिज्म दे रखा है, तो प्रीडेशन और पैरासिटिज्म दोनों में आप देखिए प्लस माइनस साइन आता है। उसके बाद कॉमन सेलिज्म आपको दे रखा है जिसमें प्लस और जीरो साइन आता है, एक अनअफेक्टेड है दूसरा बेनिफिशियरी है। और लास्ट आपको एमएन सेलिब्स दे रखा है जिसमें एक माइनस और दूसरा जीरो आता है। एमएन सेलिब्स जो है वो बायोलॉजिकल एंटागोनिस्टिक इफेक्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। यहां मैं लिख देता हूं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बायोलॉजिकल एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। तो बच्चों इस चैप्टर की करीब करीब सारी बातें मैंने इसमें कवर कर ली हैं रैपिड रिवीजन में। हाँ, आपको इनकी एग्जाम्पल्स जो हैं वो सेपरेटली डिस्कस करने हैं। इन एग्जाम्पल्स के साथ जो है वो आप बहुत आराम से अपने जितने इंटरेक्शन प्रोसेस उनको क्लियर कर सकते हैं। किसी स्पेसिफिक रैपिड रिवीजन टॉपिक में फिर मुलाकात होगी, फिर मिलते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।